हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड अर्थात सीडीपी। यदि आप सीटेट का तैयारी कर रहे हो या यूपी टेट का या किसी भी स्टेट के टेट का तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना, फर्स्ट ऑप्शन, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। सेकेंड ऑप्शन, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है या संज्ञानात्मक संकारी है या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। बताइए इन चारों में से क्या होगा। संज्ञानात्मक संकारी है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सेकेंड, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचारी से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से या उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई भी जो नई भाषा होती है उसको सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचारी से प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भाषा होती है वो सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है। बालक सबसे पहले अक्षर को, फिर शब्द को और अंत में वाक्य को सीखता है। तो आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि बालक सबसे पहले क्या सीखता है, तो पहले अक्षर को सीखेगा, फिर क्या सीखेगा, शब्द को सीखेगा और अंत में वाक्य को सीखता है। और इन सब के मध्य साहचर्य होना अति आवश्यक होता है। क्लियर हो गया। तो अब बताइए इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समावेशी लिखा है, ठीक है। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र या बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि समावेशी कक्षा कहते किसको हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा तो खुद ही आप समझ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र अध्ययन करते हैं। समावेशी विद्यालय ऐसे संसाधन कक्ष का निर्माण करते हैं जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे कक्ष संसाधन युक्त, शिक्षण सहायक सामग्री युक्त तथा संसाधन शिक्षक युक्त होते हैं, जहां विशिष्ट बालक अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सामान्य और विशिष्ट छात्र। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। नीरसता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष या कोई नहीं। तो गणना दोष जो होता है वो गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड। एग्जाम में ऐसे आया है कि गणना संबंधी दोष को हम क्या कहते हैं, तो आप क्या टिक करेंगे, डिस्कैलकुलिया। क्वेश्चन नंबर 5, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव या संवेदनशीलता। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता जो होता है वो समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक, अन्य समकक्षी स्तर पर होना चाहिए, ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को समाज के अन्य सदस्यों से अलग न समझे तथा समाज में अपने आप को समायोजित कर सके, अर्थात वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या संवेदी। इसका आंसर हो जाएगा संवेगी, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि संवेदी जो होता है वो संवेग का तत्व नहीं है, क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में दो स्तर पर परिवर्तन दिखाई देता है। सबसे पहला जो परिवर्तन होता है वो शारीरिक स्तर पर होता है और दूसरा कौन सा होता है, वो मानसिक स्तर पर होता है। शारीरिक स्तर पर जैसे जल्दी जल्दी सांस लेना, बीपी का बढ़ जाना, आवाज़ में परिवर्तन आ जाना, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं वो शारीरिक परिवर्तन, वो शारीरिक स्तर पर होते हैं। और जो मानसिक स्तर पर होते हैं वो विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है अथवा धीरे धीरे गायब ही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। चारों ऑप्शन रीड करिए और इन चारों में से बताइए कि क्या होगा।
पहले हम लोग ये समझते हैं कि संज्ञानात्मकता की थ्योरी लाया किसने था। संज्ञानात्मक की थ्योरी को लाए थे ब्लूम ने। किस सन में लाए थे वो भी समझ लीजिए, 1956 में। संज्ञानात्मक क्षेत्र को इन्होंने 6 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहला भाग था ज्ञान, सेकेंड भाग था अवबोध, थर्ड अनुप्रयोग, फोर्थ विश्लेषण, फिफ्थ संश्लेषण और सिक्स जो है वो मूल्यांकन। तो इन 6 को आपको क्रम में बताना है। तो ऑप्शन में जरा देखिए, चारों में से ये जो है आपका डी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। इसी क्वेश्चन में हम आपको एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को कितने भागों में विभाजित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 भाग। वो 3 भाग कौन कौन से हैं वो हम आपको बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। सबसे पहला भाग है संज्ञानात्मक क्षेत्र, सेकेंड है भावात्मक क्षेत्र और थर्ड है मनोगत्यात्मक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अच्छी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण या वांछनीय सूचना देने वाला। इसका आंसर क्या होगा ये बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, स्वेच्छाचारी। क्वेश्चन नंबर 9, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। विक्टर ब्रूम के द्वारा, मास्लो के द्वारा, हर्ज़बर्ग के द्वारा या स्किनर के द्वारा। विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था। भी किस सन में दिया गया था, 1964 में। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा, निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को कई प्रकार से परिभाषित करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का चयन स्वयं करता है। सभी व्यक्ति अपने उद्देश्यों, आवश्यकताओं, मूल्यों, कुशलताओं, योग्यताओं तथा भूमिकाओं के संबंध में सतर्क रहते हैं। ये सिद्धांत हमें बताता है। क्वेश्चन नंबर 10, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। व्यक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यवहार परिमार्जन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, सूचना प्रक्रियाकरण। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि सूचना प्रक्रियाकरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो सूचना प्रक्रियाकरण को वापस 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन से 4 भागों में, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, हम बता देते हैं आपको। सबसे पहला निष्पत्ति संप्रत्यय प्रतिमान, सेकंड अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, थर्ड आगमन प्रतिमान, फोर्थ जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। फर्स्ट ऑप्शन, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। सेकंड, रेखीय अभिक्रम, थर्ड शाखीय अभिक्रम, फोर्थ तैयारी और अर्जन। सबसे पहले तो ये हम लोग समझते हैं इसमें कि कौशल हम लोग कहते किसको हैं। ठीक है, तो कौशल जो है वो किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की योग्यता है। जैसे कार चलाना, आशुलिपि में लिखना, ये सब कौशल के उदाहरण होते हैं। कौशल अधिगम गुणात्मक रूप से कई भिन्न चरणों से होकर गुजरता है। एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण कौशल अंतरण कहलाता है। यह कौशल अंतरण उद्देश्यपूर्ण न होकर बल्कि स्वतः होता है। कौशल अंतरण जो होता है वो एक प्रकार की यात्रा है, न कि लक्ष्य या उद्देश्य। तो बताइए क्या होगा, गति वाला आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि शिक्षण का सूत्र कौन कौन से हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें से कौन से नहीं हैं। हर्बर्ट स्पेंसर तथा कामेनियस ने शिक्षण सूत्रों का कई प्रकार बताए हैं। सबसे पहला जो बताया उन्होंने कहा है कि सरल से कठिन की ओर। सेकेंड बताया है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर,
मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, और 11th में है प्रकृति का अनुसरण। तो ये जो 11 हम बताए हैं वो शिक्षण के सूत्र में आते हैं। तो आपको जो हम बताए हैं उसमें से बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है जो नहीं मैच कर रहा है। पहला है सरल से कठिन की ओर, ये तो होता है। सेकंड ऑप्शन दिया है अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये भी होता है हमारा। थर्ड है दृश्य से अदृश्य की ओर, ये भी शिक्षण सूत्र है। निगमन से आगमन की ओर, ये वाला नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। सबसे पहले तो ये समझिए कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र के जन्मदाता है कौन। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के जो जन्मदाता हैं उनका नाम है A.W. एलन। इन्होंने इस थ्योरी के दिया था और इनके हिसाब से प्रथम पद जो होता है वो होता है पाठ का योजना बनाना। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर शिक्षण करते हैं, उसके बाद प्रतिपुष्टि, फिर पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण, उसके बाद लास्ट में होता है हमारा पुनः प्रतिपुष्टि। तो ये क्रम आप नोट कर लीजिए। पहले क्या करेंगे, पाठ योजना बनाएंगे, उसके बाद शिक्षण करेंगे, प्रतिपुष्टि होगा, फिर पुनः नियोजन करेंगे, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि, ये चलता रहता है। तो हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि प्रथम पद कौन सा है। तो बताइए प्रथम में क्या करते हैं, हम पाठ योजना बनाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण। तो अन्वेषण है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। ऑप्शन है जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। सेकेंड ऑप्शन स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। थर्ड, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो ये सारे ही लग रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों होने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना या प्रत्यक्षणा संवेदना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कोई छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। जब कोई नाम लेकर बुलाएगा तो हम क्या जवाब देते हैं, हाँ, ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ मैं हूँ, इस तरह करके बोलते हैं। तो ये कौन सी संवेदना होगा, ध्वनि संवेदना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ये चीज़ भी हम लोग समझ लेते हैं कि संवेदना होता क्या है। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल या 5 से 8 साल। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो अवस्था होता है वो होता है संवेगात्मक, और संवेगात्मक जो होता है वो जन्म से लेके 2 साल तक होता है। जन्म से लेके 2 साल तक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, संवेगात्मक अवस्था। सेकेंड होता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो चलता है 2 से लेके 7 वर्ष तक, और हमसे यही पूछा भी गया है कि प्राक संक्रियात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 से लेके 7 साल तक। ये तो 2 स्टेज हो गया। अब थर्ड स्टेज भी समझ लेते हैं। 7 से 11 साल तक जो होता है उसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 11 साल से 15 साल तक के बीच को बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। भविष्य की योजना की सूझबूझ। सेकेंड ऑप्शन, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भविष्य की योजना की सूझबूझ, क्योंकि यह जो विशेषता होती है वो प्रौढ़ावस्था की होती है, न कि किशोरावस्था की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है। पेवलोव, बीने, चोम्स्की या मास्लो। तो जो चोम्स्की हैं ऑप्शन नंबर सी वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20,
थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों को किस शीर्षक से सिद्ध किया? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम या स्थान अधिगम? तो इन्होंने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार सीखने के लिए पुनर्बलन केंद्रीय तत्व है तथा अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया बंधन को सुदृढ़ करता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल। क्वेश्चन नंबर 21, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 8 से 10 वर्ष या 16 से 19 वर्ष? तो गिरोह अवस्था जो होता है वो 8 से 10 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है जो किशोरावस्था में चरम पर पहुंच जाता है और गिरोह अवस्था सामाजिकरण से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? औपचारिक संक्रियावस्था, पूर्व संक्रियावस्था, मूर्त संक्रियावस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था? तो पियाजे ने जो 7 से 11 वर्ष तक की आयु के होते हैं उन्हें मूर्त संक्रियावस्था कहा है और ये तृतीय अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ करते हैं। अब वो वस्तुओं में अंतर व तुलना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा ये तो है, प्रेरणा ये भी है, रुचि ये भी है, विषय वस्तु का स्वरूप ये शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति या आक्रामकता की आवश्यकता? हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सहायतापरक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 25, पक्ष अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति या प्रक्रियात्मक स्थिरता? स्वतः शोध है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्वतः शोध का मतलब क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करता है जो उसे संगत प्रतीत होता है। और इसकी दो विधियां होती हैं, पहला होता है वो पक्ष अन्वेषण विधि और दूसरा होता है साधन साक्ष्य विश्लेषण विधि। क्वेश्चन नंबर 26, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? स्किनर ने, रॉश ने, एबिंगहास ने, एमएल बिग्गी ने? इसमें से ये चारों के चारों जो है वो ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। यह कथन जो है वो गेट्स का है। ठीक है। नंबर 27, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या तत्परता का नियम? ये 3 मुख्य नियम थे। पहला था अभ्यास का नियम, दूसरा था प्रभाव का नियम और तीसरा था तत्परता का नियम। तो 3 नियम है, जो बच गया वो नहीं है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो इन्होंने 3 नियम दिए थे और 5 उपनियम अर्थात गौण नियम। तो वो पांचों के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन से गौण नियम में आते हैं। पहला आता है बहु अनुक्रिया का नियम, सेकंड मनोवृत्ति का नियम, थर्ड आंशिक क्रिया का नियम, फोर्थ सादृश्यता का नियम, फिफ्थ साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। तो ये जो है साहचर्यात्मक, जो इस क्वेश्चन का आंसर है, ये हमारे गौण नियम में आते हैं, न कि प्राथमिक, क्योंकि प्राथमिक में केवल 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क पर, व्यवहार पर, चिंतन पर या अभिप्रेरणा पर? व्यवहार पर बल देती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29,
क्रिया प्रशोत अनुबंधन का दूसरा नाम है? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है? तो क्रिया प्रशोत अनुबंधन का जो दूसरा नाम है वो है नैमित्तिक अनुबंध। ऑप्शन नंबर बी। नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम की कौन कौन सी विशेषता होती हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन नहीं है। तो अधिगम जो है वो अभिवृद्धि है, अर्थात ग्रोथ है। अधिगम समायोजन भी है। अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अगली विशेषता जो है वो है अधिगम विवेकपूर्ण व सृजनशील है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों होते हैं। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम क्रियाशील है। तो ये सब जो है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये इसकी विशेषता नहीं है क्योंकि ये सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।